होगा। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तेलंगाना में आज 119 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। ऐसे में हर किसी की नजर अब तेलंगाना में है, क्योंकि बीजेपी और बीआरएस और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि आखिर तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी। आज इसी पे हम भी बातचीत करेंगे कि तेलंगाना का राजा आखिर कौन बनेगा। चलिए सबसे पहले आपको अपने तमाम खास मेहमानों से मिलवा देते हैं जो इस पूरी खास बातचीत का हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चंदेश कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। चंदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं बीआरएस से नेता प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ अनिल गर्ग जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से मौजूद हैं अनिल गोयल जी। अनिल गोयल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था कि सिर्फ एक सीट आपके हिस्से में आई थी, क्या लगता है इस बार भी वैसा ही कुछ समीकरण बन रहा है, क्योंकि आपने तमाम स्टार प्रचारक उतार दिए चुनाव से पहले? नंदी जी, सही बात यह है कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में उभर रही है जी। और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये दोनों के मुंगेरीलाल सपने देखे बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी। लेकिन ये बात निश्चित है कि जितने भी आज भी एग्जिट पोल आए हुए हैं, सबने बीजेपी को बहुत जबरदस्त बढ़त दिखाई है। बीजेपी ने वहां पर अपनी बहुत ताकत बढ़ाई है। बीजेपी ने अपने आप को वहां पर स्थापित किया है। जहाँ पर पिछली बार हमारे पास सिर्फ एक सीट थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी एग्जिट पोल है वो भी कम से कम 10 गुना 15 गुना बीजेपी को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल के अंदर आज प्रमुख विपक्षी के रूप में हमने काम करा, आने वाले समय में बंगाल के अंदर वहां पर बहुमत से सरकार बनाएंगे और हमारे एमपी दिखाएंगे। उसी तरीके से तेलंगाना के अंदर भी बहुत कुछ चमत्कार होने वाला है और वो चमत्कार निश्चित तौर पर ये परिवर्तन दिखाएगा। आज जनता जो है कांग्रेस और बीआरएस दोनों के भ्रष्टाचार से परेशान है, दोनों के परिवार से परेशान है। तो निश्चित तौर पर वो वहां पर बीजेपी आ सकती है। इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई शंका वाली बात नहीं है। बाकी अब क्योंकि वोट पड़ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला सुना चुके हैं और बहुत जल्दी 3 तारीख को रिजल्ट भी अपने पास आने वाले हैं जी। लेकिन आप एक बात देखेंगे निश्चित तौर पर, जहां पर कांग्रेस है, कांग्रेस के जो उनके नेता है राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, इंदिरा गांधी कहीं और चले जाते हैं चुनाव, इसी तरीके से बीआरएस भी निश्चित तौर पर उसकी स्थिति होगी, वो भी छोड़कर कहीं और भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर सरकार बनाएगी। इसके अंदर कोई शंका वाली बात नहीं जा रही है। जी अनिल जी, देखिए प्रिया जी ने साफ कह दिया है कि बीआरएस वापस से सत्ता में आ रही है। आपको ऐसा लगता है कि बीआरएस सत्ता में आ रही है? नहीं, मैं तो नलिनी से एक बात कहना चाहूंगा कि पूरी डिबेट के अंदर मेरे जो दोनों प्रवक्ता बैठे हुए दोनों पार्टियों में, इनके सब दोनों की निगाह में मेन विपक्षी दल वहाँ बीजेपी है। ना बीआरएस कांग्रेस को मेन विपक्षी दल मान ली, ना कांग्रेस बीआरएस को मेन विपक्षी दल मान लिए। और इस तरह मैं जो हमारे अनिल जी हैं, अनिल गर्ग जी का भी जो भी वो भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर बहुत अधिक आगे जाने वाली है, बहुत अधिक गेन करने वाली बात है। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बीजेपी तेलंगाना के अंदर प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभर रही है। और जब प्रमुख राजनीतिक दल में उभरती है तो कोई राज्यसभा की स्थिति होती है तो बीजेपी के हाथ में पावर बन सकती है और कोई चमत्कार नहीं है कि ये दोनों आपस में लड़ते रह जाए, बीजेपी सीट निकाल जाए। लेकिन अनिल जी, साउथ में आपकी पार्टी की स्थिति बेहद बेहतर नहीं देखी गई है जी। छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को लाभ हो रहा है। तेलंगाना के अंदर बीजेपी को लाभ हो रहा है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को लाभ हो रहा है। ये किस मुंह से बीजेपी, और बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से जीत रही है, इसके अंदर भी कहीं से कहीं तक भी दो राय नहीं है। आज इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव के अंदर टोटल ये देखेंगे बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस घटती दिखाई दे रही है। या जहाँ की बाकी सरकार है, आज चाहे बीआरएस भी तेलंगाना में घटती दिखाई दे रही है। इस बात को बीआरएस की प्रवक्ता भी कोई मानना पड़ेगा कि पिछली बार से कम सीटें इनकी आएंगी हर सूरत में और बीजेपी हर जगह बढ़ रही है। और ये जो बीजेपी बढ़ रही है इसका परिणाम आप 2024 के अंदर भी देखने वाले हैं। 2024 के अंदर भी बीजेपी भारी बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने के लिए जा रही है। आज मैं कुछ कहूँ, ये कोई भी हमारे यहाँ बैठे कोई भी कुछ कहे, वोटर ने तो जो अपना फैसला वो सुना चुका है। अब वोटर बिल्कुल मत पेटियों में वोट बंद हो चुका है। हमारी किसी के भी कहने से वोटर का मन नहीं बदलने वाला। लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि बीजेपी हर जगह बढ़ रही है और बीजेपी बढ़ रही है इसलिए बढ़ रही है कि बीजेपी के लिए सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश है।
वो राष्ट्र की सेवा में लगना चाहती है, वो देश के गरीब से गरीब व्यक्ति पर पहुंच करके सरकारी को उपलब्धि बनाना दिखाना चाहती है। आज आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो 41 मजदूर जी। और कैसे पूरी सरकार ने पूरी ताकत लगा करके उन मजदूरों को निकाला है, जिस तरीके से निकाला विश्व के अंदर भारत की वाहवाही हो रही है। तो ये देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब से गरीब मजदूर की जान को भी उतना ही महत्व देती है जितना एक बहुत बड़े आर्थिक खरपति के लिए। लेकिन देखिए, बढ़ने का दावा तो अनिल जी कर्नाटक में भी किया गया था ना, कर्नाटक में भी किया गया था बढ़ने का दावा। देखो, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट है जी। कि जब एक चुनाव होते हैं, जब युद्ध होते हैं, तो कहीं पर जीत कहीं पर हार होती रहती है। लेकिन इन ऑल आप ये देखेंगे कि बीजेपी की नीतियों से पूरा भारतवर्ष की जनता जो है उससे प्रभावित है। भारतवर्ष की जनता जानती है कि हमारा हित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही है। जी। वो सब देश के बारे में सोचती है, बाकी पार्टी है अपने परिवारों के बाद में, परिवार के बाद में सोचती है कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़े। अब जैसे कि मैं निश्चित तौर पर है कि कांग्रेस यहाँ पर परिवारवाद का नारा लगा, परिवारवाद से ग्रस्त है। तो निश्चित तौर पर जो ये लोग जो है अपने परिवार को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने परिवार की संपत्ति को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी माफियावाद खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद खत्म करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद खत्म करना चाहती है। और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो कह रही है वो ही कर रही है और वो करके दिखा रही है। हम उद्घाटन नहीं करते, हम अगर उद्घाटन करते हैं किसी चीज का तो उसको पूरी तरीके से उस काम को भी समय तरीके से निपटा करके दिखाते हैं। आज पूरे विश्व के भारतीय जनता पार्टी का भारत का जो नाम हो रहा है, हमारी जो सरकार का नाम हो रहा है, वो सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज बड़े मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये जो जातिवाद की बात करते हैं और हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जाति देश के अंदर 4 ही जाति है, जो एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। और हम किसान का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हम युवाओं का भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हमारे हर गरीब का भी विकास चाहते हैं और हम महिलाओं को भी मजबूत करना चाहते हैं। चलिए, इसी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से पूरी सियासत को लेके गहमा गहमी चल रही है, क्या लगता है तेलंगाना साध पाएंगे आप लोग? मैं राजनीति से पूछ रहा हूँ ना, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई महंगाई की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल है, इनकी सरकार नहीं करा है। और जो इस पर वेट टैक्स लगा करके जो गरीब जनता का पेट्रोल और डीजल भैया सुनने की मत रखो, सुनने की मत रखो। एक शिष्टाचार होता है, शिष्टाचार होता है। चलिए, अनिल गोयल जी हमारे साथ बने हुए। अनिल गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है कि तिरुपति से प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले तेलंगाना की जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की थी, क्या लगता है वो मैसेज जनता तक पहुंच गया है? नहीं, देखो, निश्चित तौर पर जनता बहुत समझदार है, बड़ी समझदारी से उन्होंने वोटिंग करी है जी। और 3 तारीख को इसका परिणाम आ जाएगा। लेकिन हाँ, 3 तारीख तक हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मुंद्री लाल के सपने देखने का इन्हें अधिकार है और 3 तारीख तक ये 5 स्टेटों में कर सकते हैं। 100 हम ही जीत रहे हैं, बाकी सबका सुपड़ा साफ है, उनको अधिकार मुंद्री लाल के सपने देखने का। जहाँ तक ये निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज जमानत पर बाहर है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जी। ये भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकते, बीआरएस भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं सकते। और निश्चित तौर पर ये कविता जांच के दायरे में है जो दिल्ली सरकार के और उसकी शराब कांड के अंदर शामिल है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस उनके गठबंधन के हिस्सेदार है, यानी भ्रष्टाचारी चोर मुसेरे भाई दोनों मिलकर के देश को लूटने की प्लानिंग बना रहे हैं। और देश की जनता देख रही है कि वो इस तरीके से इनके बहकाई में नहीं आने वाली बात है। अब ये जातिवाद की बात कहते हैं, निश्चित तौर पर जातिवाद का जहर घोलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को जातिवाद में बांटना चाहते हैं। और अभी इन्होंने ओबीसी की बात की है कि ओबीसी के मुख्यमंत्री कहते हैं जी। हम देश के हर समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इनको क्या ओबीसी नफरत है क्या? हमने तो आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति हमने बनाया है। हमने ये साबित करने की कोशिश करी है इसके हर गरीब से गरीब व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब समुदाय वालों को, सबको आगे बढ़ाने के लिए विश्वास करते हैं
ये हमने करके दिखाया है, चाहे इसके अंदर किसी भी धर्म और किसी भी समाज के आदमी क्यों ना हो। और जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई का सोच है, तो मैंने वही कहा है कि जो सरकार के बिल्कुल हाथ में है, यदि राजस्थान के अंदर अगर ये टैक्स कम कर देते हैं तो डीजल पेट्रोल मंदा हो जाता है। इन्होंने टैक्स बढ़ा करके राजस्थान की जनता का खून पसीने की कमाई को इन्होंने चूस रहे हैं और उसके बाद में उसका सत्ता शुरू है। इसी तरह से हिमाचल के अंदर सरकार में आते ही इन्होंने टैक्स बढ़ा करके डीजल पेट्रोल के रेट वहां भी सबसे इन्होंने हाई करे हैं। तो जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां में महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भाई भतीजावाद चरम सीमा पर है। और भारतीय जनता पार्टी में इनमें एक बात के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाती है और ये सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ गठबंधन करते हैं। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस के अंदर फर्क मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाती है, भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक खत्म करती है। भारतीय ये व्यक्ति जो है वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। आपातकाल में जब 1955 में आपातकाल लगाई थी, इंदिरा गांधी की चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, तो रातों रात इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठोका है। ये कांग्रेस का करके दिखाया है। चंद्रेश जी, अनिल गोयल जी की बात का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, कह रहे हैं कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो इन्होंने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में किया, पूरा देश देखा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में अनिल जी बात रखने दीजिए जी। ये क्या बात की? अरे ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार उनके हाथ और पांव क्या पूरे सभी भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं। अनिल गोयल जी अरे अपनी बात का जवाब सुन लीजिए। अनिल गोयल जी जवाब सुन लीजिए सर। क्यों नहीं किया? और मैं आपको बताऊं, सीएजी ने अपने रिपोर्ट में माना कि आयुष्मान भारत कार्ड में गड़बड़ियां की गई, तो मेला में इन्होंने गड़बड़ियां किया। का रिपोर्ट है, कोरोना काल में भारत के अर्थव्यवस्था अरबपतियों का अनिल गोयल जी जल्दी से इनकी बात का जवाब दीजिए, जल्दी से, वक्त की कमी है सर। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जितना मोदी को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते देते भारत को गाली देने लगते हैं। इनका मोदी विरोध इतना हो चुका है और कौवे के काटने से भैंस कभी नहीं मरती। तो निश्चित तौर पर जो ये बात, जहाँ विकास की बात करें, वंदे भारत ट्रेन हमने चलाई है। इनके टाइम में 50 किलोमीटर से स्पीड से ज्यादा कोई ट्रेन नहीं चलती थी, आज 200 किलोमीटर स्पीड ट्रेन चल रही है जी। ये हमने करके दिखाया है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।